हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ये सारी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं और ये सारी क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन को सेट किया है। ये सारे क्वेश्चन अब जब मैं करवाऊंगा तो आपको पता भी लगेगा कि क्यों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए। तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक तरफ हमें यहाँ पे किताबें दी हुई है, बुक्स दी हुई है, और दूसरी तरफ उनके ऑथर दिए हुए हैं। करेक्ट मैच करना है, करेक्ट बुक को करेक्ट ऑथर के साथ यहाँ पे हमें मैच करना है। डिफरेंट कोड दिए हुए हैं, कौन सा कोड यहाँ पे सही होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किन्होंने लिखी है, और आनंद मठ किन्होंने लिखी है, द लाइफ डिवाइन और साधना। इनके हमें ऑथर के नाम बताने हैं। तो जैसा कि पहला ऑप्शन काफ़ी ईजी है, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम सबको जनरली पता है, सावरकर जी ने ये किताब लिखी थी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को ऑप्शन 4 यहाँ पे 4 से मैच करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो बाकी के बी और सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आनंद मठ। तो आनंद मठ हमें पता है, ये भी हमने काफ़ी बचपन से ही पढ़ा है, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। और आनंद मठ हमें पता है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। यहाँ पे अगर बी को हम 3 से मैच करें तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में बी 3 से मैच हो रहा है। इसके बाद देखा जाए तो लाइफ डिवाइन और साधना, ये कुछ नया है आपके लिए। फिर भी साधना काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और इस बुक में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इंडियन फिलॉसफी को इंडियन स्पिरिचुअलिटी के साथ, ठीक है, फिलॉसफी को स्पिरिचुअलिटी के साथ मर्ज करके उनकी अपनी फिलॉसफी, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, और ये थ्योरी उनकी इस बुक में साधना में मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा लाइफ डिवाइन की बात करें तो ये भी सेम चीज़ पे बेस है। लाइफ डिवाइन में श्री अरविंदो ने क्या किया है, वेस्टर्न थॉट्स को ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के साथ दोनों को मर्ज करके इन्होंने अपना ही एक थॉट प्रोसेस बताया है इस बुक में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है डी का 1, तो इसका यहाँ पे आंसर, और सी का 2। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बुक से। ईपीएफओ एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये बुक्स वाला सेक्शन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं बुक्स से रिलेटेड, ये सारे ही आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम की बुक में जो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश का है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर का है चैप्टर है, उसमें टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया। तो टीपू सुल्तान अपने टाइम के काफ़ी विजनरी रूलर हुआ करते थे, अपनी टाइम पीरियड से काफ़ी आगे की सोच रखते थे वो। टीपू सुल्तान को अगर कुछ फैक्ट्स जैसे आपको जानने हो तो टीपू सुल्तान को लवर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब को भी ज्वाइन किया था, और टीपू सुल्तान ने अपने कैपिटल में एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी स्टैब्लिश करवाया था, जो कि आज़ादी का एक सिंबल हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर भी हमारा क्या है, टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान ने ही क्या किया था, एम्बेसीज स्थापित किए थे, एम्बेसीज स्टैब्लिश किए थे डिफरेंट कंट्रीज़ में। कौन सी कंट्रीज़ में अगर पूछा जाए तो फ्रांस है, पेगू है, टर्की है, ईरान है, इस तरह से का और भी कंट्रीज़ थी जिनमें टीपू सुल्तान ने एम्बेसीज स्टैब्लिश की थी। टीपू सुल्तान ने, जबकि ब्रिटिश उस टाइम टीपू सुल्तान का जो रीजन था जनरली वो ब्रिटिश के अंडर आता था, और उस दौरान भी टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश से हट के इंडिया का रिलेशन बाहर के कंट्री से स्टैब्लिश किया था। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, लाला लाजपत राय अपोज्ड द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन द सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। यहाँ पे लाला लाजपत राय ने क्या आर्य समाज को अपोज किया था, ये कह रहा है। कुछ पॉइंट 3 कह रहा है, द अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कंपेन्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। क्या केशव चंद्र सेन के अंडर में ब्रह्म समाज ने वुमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन किया था। पॉइंट 4 कह रहा है, विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजी। क्या विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज को फाउंड किया था, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बताना है राइट पेयर कौन सा है। ठीक है, राइट पेयर कौन सा है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 2 and 4, या ऑप्शन डी 3 and 4। ठीक है,
तो जैसा कि यहाँ से आप पॉइंट नंबर 3 पे आइए, तो पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने ब्रह्म समाज के अंडर क्या वुमेन एजुकेशन पे काम किया था। अगर केशव चंद्र सेन ने ना भी किया हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म समाज था वो वुमेन के लिए ही डिवोटेड था। वुमेन मैरिज, वुमेन रीमैरिज, इसके अलावा सती प्रथा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जी ने ये स्टार्ट किया था और बाद में केशव चंद्र सेन भी इसके मेंबर बने थे, हेड बने थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जब ऑप्शन सही है तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब बचे 2 ही ऑप्शन, बी और डी में से कोई एक होने वाला है। अगला देखा जाए तो विनोबा भावे, हाँ सही बात है, विनोबा भावे ने ही सर्वोदय समाज को फाउंड किया था। सर्वोदय समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस थी इनकी कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इनिशिएटिव था सती प्रथा के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रॉड माइंडेड ग्रुप था, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और ये विनोबा भावे ने फाउंड किया था। तो ऑप्शन 4 भी हमारा ये सही है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 3 और 4। आर्य समाज फाउंड 1835 में नहीं हुआ था, ये 1875 में हुआ था। दयानंद सरस्वती जी ने इसे फाउंड किया था। और लाला लाजपत राय इन्होंने अपोज नहीं किया था, बल्कि लाला लाजपत तो फॉलोवर थे आर्य समाज के, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। नीचे गिवन में से कौन से वो इंग्लिश में अंग्रेज है जिन्होंने गीता को पहली बार ट्रांसलेट किया, ठीक है। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विकिंग्स, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट 1 में भी करवाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन अपने पीरियड में करवाया था। तो ये बात तो तय है कि वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में ही क्या हुआ था, भगवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ था, ठीक है। और भगवत गीता का ट्रांसलेशन करवाया किन्होंने था, तो ये करवाया था चार्ल्स विकिंस ने, ठीक है। चार्ल्स विकिंस ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन करा था, ये आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट्स और भी याद रख सकते हैं कि जो चार्ल्स विकिन था वो मेंबर था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, वो मेंबर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किसने किया था? तो इसका आंसर है विलियम जोन्स ने, ठीक है। विलियम जोन्स वो पर्सन थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। ये सोसाइटी बनाया क्यों गया था? तो ये सोसाइटी बनाया ही इसीलिए गया था कि जो ओरिएंटल रिसर्च किया जा सके, जो इंडिया के जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो लिटरेचर है, उस पर स्टडी किया जा सके, उससे नॉलेज डाटा कलेक्ट कर सके इंग्लिश में, ठीक है। ब्रिटिश ये काम कर सके, इसके लिए ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था। 1794 में चार्ल्स विकिंस ने इस भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 नाम और यहाँ पे दिए हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। दोनों ही नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये वनडे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम काफ़ी फेमस नाम है। इसके अलावा जॉन मार्शल भी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और इनके टाइम में ही हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई थी, उनकी खोज में डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये चारों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इन सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ वेटले कमीशन। वेटले कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक का अगर मैं बात कहूँ तो ईपीएफओ एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये 15 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रॉयल कमीशन ऑन इंडिया के ऊपर। रॉयल कमीशन ऑन इंडिया के ऊपर मैंने ये बताया था कि जो रॉयल कमीशन ऑन इंडिया के जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, वो वेटले थे। इसी वजह से उस कमीशन को वेटले कमीशन भी कहा जाता था। तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो वेटले कमीशन आया था वो लेबर के लिए आया था, ठीक है, वो लेबर के ऊपर आया था। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन। बिल्कुल, रॉयल कमीशन भी तो इसीलिए आया था कि लेबर के जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको आप रिपोर्ट तैयार करो, देखो क्या कंडीशन है और फिर रिकमेंडेशन दो, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर इंडिया। फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा।
यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, टू रिपोर्ट एन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड मेक रिकमेंडेशन। ठीक है, आप लेबर रॉयल कमीशन ऑन इंडिया का हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे रिकमेंडेशन भी कवर किए हैं। जनरली काफ़ी बड़ा रिकमेंडेशन था, तो उसको मैंने हॉलिस्टिक वे में एक ओवरऑल सारी रिकमेंडेशन को कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू। कुंवर सिंह कौन सी जगह से बिलोंग करते थे। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार, बिहार से रिलेटेड है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपने एक जगह का नाम सुना नहीं होगा, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे गिवन में से कौन सी प्लेस है जो 1857 में अनअफेक्टेड रही थी, है ना, इफेक्ट नहीं हुआ था वहाँ पे रिवॉल्ट का। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। झांसी और लखनऊ का जनरली हमें पता है। झांसी में लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। इसके अलावा चित्तौड़ और जगदीशपुर में डाउट होगा आपको। चित्तौड़ तो इसका राइट आंसर है, लेकिन अगर जगदीशपुर में आप कन्फ्यूज़न में है तो जगदीशपुर से ही कुंवर सिंह आते हैं। ठीक है, जनरली हमें ये पता होता है कि कुंवर सिंह बिहार से आते थे, लेकिन बिहार में कहाँ पूछा जाए तो बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने लीड करा था 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बिथिन स्कूल ऑफ कलकत्ता विद द मेन एम ऑफ इंकरेजिंग एजुकेशन फॉर वीमेन। क्या ये बात सही है, देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है, केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू इनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ टू बैन सती बाय द गवर्नर जनरल। अगर आपने थर्ड पॉइंट पे नोटिस किया होगा तो ये थर्ड पॉइंट ही क्या है, गलत है। थर्ड पॉइंट ही गलत है, क्योंकि हमें सबको पता है सती प्रथा के लिए जो लेजिस्लेशन आया था उसमें एफर्ट किनका था, राजा राम मोहन रॉय का था। ठीक है, तो अगर हम सी को एलिमिनेट कर दे 1 2 3 में से 3 को एलिमिनेट कर दे तो यहाँ पे बचता है ऑप्शन ए और बी, दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या है। और रही बात अब विद्यासागर की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ही बिथिन स्कूल को स्टार्ट किया था, फाउंड किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही ये फर्स्ट ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। क्या वॉरेन हेस्टिंग वो पहले पर्सन थे, गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने इंडिया में रेगुलर पुलिस फोर्स की शुरुआत की थी, जैसे कि ब्रिटेन में होता था पहले। ठीक है। पॉइंट 2 कह रहा है, अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बात सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है, द इंडियन पिनल कोड कम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860। तो इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पे हमारे करेक्ट है। ठीक है, कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार 1773 में ही स्टैब्लिश किया गया था, और ये कहाँ के लिए किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में, मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए। जनरली इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में ही था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड कम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860, क्या ये बात सही है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो ही हमारा सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है 2 और 3 ऑप्शन बी 2 और 3। वॉरेन हेस्टिंग वो पहले पर्सन नहीं थे, या वो पर्सन ही नहीं थे जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स की शुरुआत की थी। लॉर्ड कर्जन ने पहली बार रेगुलर पुलिस फोर्स की शुरुआत की थी, ये आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपेनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट। इसमें से कौन सा वो व्यक्तित्व है जो कि फेमिनिज्म में एक बड़ी शख्सियत है, या उनका एक बड़ा रोल था, जो लीडर रह चुके हैं। तो
तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त, या ऑप्शन डी R. पाल्मेदर। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, फेमिनिज्म में जनरली था क्या, फेमिनिज्म में था क्या, ये फोकस करता था एडवांसमेंट ऑफ सोशलिस्टिक आइडिया। ठीक है, जो सोशलिस्टिक समाजवाद का जो आइडिया था ना, उस आइडिया पे काम करता था, और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से ही। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भी आपको याद होगा एक सोशलिस्टिक सोशल वर्कर भी थी वो। ठीक है, तो एनी बेसेंट वो पर्सन है, वो व्यक्तित्व है जो इसमें एक बड़ा नाम है इन गिवन ऑप्शन में। ठीक है, इसके अलावा आप A.O. ह्यूम को जानते हैं, उन्होंने कांग्रेस को फाउंड किया। माइकल मधुसूदन दत्त, मैंने एक क्वेश्चन कल करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो नील दर्पण था, नील दर्पण जो कि नील विद्रोह के ऊपर जो बुक लिखी गई थी, उसका ट्रांसलेशन माइकल मधुसूदन दत्त ने करा था। R. पाल्मे दत्त, ये वैसी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन ये ब्रिटेन में एक जर्नलिस्ट थे, आपको इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। A.O. ह्यूम और एनी बेसेंट, इन चारों ऑप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, इसमें हमने आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ऐसे ही और भी पार्ट आने वाले हैं, पार्ट 3, 4, 5, 6 करके। टोटल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन आपको करवाऊँ मॉडर्न हिस्ट्री से, पॉलिटी से, हर सब्जेक्ट से, ताकि EPFO एग्ज़ाम में आप एक काफ़ी ब्रॉड लेवल पे आपकी तैयारी हो जाए। आपको आइडिया मैं देते रहूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अंत। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। PDF आप ले सकते हैं री अकेडमी चैनल से टेलीग्राम पे। ख्याल रखिए, थैंक यू।